नेक्स्ट हमारी जो ऑफर की टाइप है उसे हम कहते हैं क्रॉस ऑफर। तो याद रखें कि क्रॉस का मतलब क्या है। क्रॉस मीन्स दो चीज़ों का आपस में टकराव हो जाना, उसे हम कहते हैं क्रॉस ऑफर। अब अगर मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करूं या एक एग्जाम्पल देने की कोशिश करूं तो क्रॉस ऑफर हम कहेंगे किसे। अज्यूम करें मैं आपको कॉल कर रहा हूं और आप भी मुझे कॉल कर रहे हैं। जब दोनों लोग एक दूसरे को कॉल कर रहे होंगे तो किसी भी सिंगल पार्टी की कॉल कभी भी नहीं लग सकती। इसका मतलब सर आपने भी ऑफर की है, मैंने भी ऑफर की, इसका मतलब सर ये ऑफर हो ही नहीं सकती, ये ऑफर पॉसिबल ही नहीं है। अज्यूम करें मैं आपको मेरे पास है गन, आपके पास भी गन है। अगर मैं बिल्कुल सेम डायरेक्शन में गन रखूं और आप भी उसी सेम डायरेक्शन में गन रख दें तो इसका मतलब कि सर आपस में होगा क्या, हमारी जो बुलेट्स हैं वो आपस में एक दूसरे से क्या कर जाएंगी, क्रॉस हो जाएंगी। जब आपस में ही क्रॉस होंगी इसका मतलब सर ना वो मेरे पास पहुंचेगी ना वो आपके पास पहुंचेगी। तो ऐसी ऑफर्स जो कि ऑफर्स कहलाती ही नहीं है उसे हम कहते हैं क्रॉस ऑफर्स। तो क्रॉस ऑफर्स क्या है कि सर दोनों पार्टीज सेम टाइम पर सेम सब्जेक्ट के बारे में ऑफर कर रही हो, उसे हम कहते हैं क्रॉस ऑफर। अक्सर व बेशतर आपको क्रॉस ऑफर की कुछ इस तरह से भी एग्जांपल्स मिलेंगी। फॉर एग्जांपल एक बंदा है मिस्टर ए, ठीक है। मिस्टर ए जो है कराची में रहता है, मिस्टर बी लाहौर में रहता है। मिस्टर ए ने ऑफर किया मिस्टर बी को। अब ये ऑफर क्या किया, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कहा कि भाई मेरे पास कार है, मैं अपनी कार जो है वो आपको बेचना चाहता हूं। मिस्टर बी जो कि लाहौर में रहना चाहता है उसने भी ईमेल किया, आपने भी ईमेल किया है। तो इसने ईमेल क्या किया मिस्टर बी ने कि आपके पास जो कार है वो कार मैं परचेज करना चाहता हूं, और मिस्टर ए ने क्या ऑफर किया कि आपके पास जो कार है वो जो मेरे पास जो कार है वो कार मैं आपको बेचना चाहता हूं। मतलब ए बेचने के लिए ऑफर कर रहा है, बी खरीदने के लिए ऑफर कर रहा है। लेकिन मजे की बात क्या है कि दोनों पार्टीज अननोन है एक दूसरे की ऑफर से। दोनों पार्टीज, दोनों में से किसी को भी नहीं पता कि कौन सा बंदा ऑफर कर रहा है। तो ऐसी ऑफर्स को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं क्रॉस ऑफर्स। तो क्रॉस ऑफर्स हमेशा क्या होती हैं, क्रॉस ऑफर्स एक दूसरे को नहीं पता होता कि हमने ऑफर की है आपको और दूसरी पार्टी को भी नहीं पता कि हमने ऑफर किया आपको। डन हो गया, इसे हम कहते हैं क्रॉस ऑफर। इसके बाद हमारे पास जो एक और चीज है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर नेक्स्ट ऑफर की टाइप। स्टैंडिंग ऑफर, ठीक है। स्टैंडिंग ऑफर का मतलब क्या है, वो ऑफर जो कि एक ऑन गोइंग नेचर की ऑफर हो। वो ऑफर जो कि एक ऑन गोइंग नेचर की ऑफर हो, मतलब सर जिसमें किसी भी किस्म की कोई रुकावट ना हो, वो ऑफर्स क्या कहलाती हैं, ये ऑफर हमारी स्टैंडिंग ऑफर कहलाती है। जैसे कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि सर ऐसी ऑफर जो कि मल्टीपल ट्रांजैक्शंस के लिए की जा रही हो वो हमारी स्टैंडिंग ऑफर कहलाएगी। मल्टीपल ट्रांजैक्शंस के लिए, एक से ज्यादा ट्रांजैक्शंस के लिए ऑफर आपकी वो स्टैंडिंग ऑफर कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है मिस्टर ए। मिस्टर ए ने क्या किया,
तो स्टैंडिंग ऑफर की अगर हम एग्जाम्पल लें तो हमारे पास एक पार्टी है मिस्टर ए और एक पार्टी है मिस्टर बी। मिस्टर ए मिस्टर बी से कहता है कि मुझे 5000 kg ऑरेंजेस चाहिए। मिस्टर ए क्या कह रहा है मिस्टर बी से, मुझे 5000 kg ऑरेंजेस चाहिए। मिस्टर बी कहता है कि इतने ऑरेंजेस तो हमारे पास नहीं होंगे, मैं आपको एक काम करता हूं कि मैं आपको 1000 kg ऑरेंजेस जो है वो डिलीवर कर देता हूं। 1000 kg ऑरेंजेस क्या कर दिए इसने, डिलीवर कर दिए। किसने डिलीवर किए, मिस्टर बी ने डिलीवर किए। तो इसका मतलब सर अगर मिस्टर बी के पास और 1000 kg आ जाएंगे, इसका मतलब सर ये और 1000 kg क्या कर देगा, डिलीवर कर देगा। सर और 1000 kg आ जाए, इसका मतलब और 1000 kg वो डिलीवर कर देगा। इट मींस कि सर मिस्टर बी के पास जैसे जैसे ऑरेंजेस की तादाद अवेलेबल होती जाएगी, जितना जितना केजी आता जाएगा उतना उतना केजी वो मिस्टर ए को क्या करता जाएगा, फराहम करता जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं कि सर ये ऑफर जो है ये स्टैंडिंग ऑफर है, आप इसको कभी भी किसी भी वक्त क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये खत्म नहीं होगी। ये ऑन गोइंग नेचर की ऑफर है। गॉट माय पॉइंट। तो पहली जो हमने बात की वो हमने बात की थी ऑफर की डेफिनेशन के बारे में। फिर ऑफर की डेफिनेशन के बाद हमने जो बात की वो हमने बात की थी टाइप्स ऑफ ऑफर के बारे में। टाइप्स ऑफ ऑफर के अंदर हमें स्पेसिफिक ऑफर पता लग गया, हमें जर्नल ऑफर पता लग गया, हमें इसके बाद क्रॉस ऑफर पता लग गया, हमें स्टैंडिंग ऑफर पता लग गया, हमें काउंटर ऑफर पता लग गया। ये सारी की सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह हमें अब मालूम है। ठीक है, आप लोग सारी चीजें अपने पास नोट करते जाएं, सारी चीजें नोट करते जाएं। डन, आप लोग नोट कर लें अपने पास। ठीक है जी, डन। तो अब हम बात करते हैं कि सर एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं ऑफर, और एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं इनविटेशन टू ऑफर। एक क्या है, ऑफर, और एक है हमारे पास इनविटेशन टू ऑफर। ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर में फर्क है। ठीक है, इनविटेशन टू ऑफर कभी भी ऑफर नहीं कहलाती। इनविटेशन टू ऑफर इज जस्ट एन ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक किस्म की ऑफर है। इनविटेशन टू ऑफर, याद रखें ऑफर में और इनविटेशन टू ऑफर में क्या है, फर्क है। इसको समझने के लिए सिर्फ ये समझ लें, समझने के लिए ये समझ लें कि देखें ऑफर के अंदर होता क्या है। ऑफर के अंदर जो बंदा ऑफर करता है, जो बंदा ऑफर करता है वो ऑफरर होता है। ठीक है, ऑफर के अंदर हमेशा ऑफर करता है सेलर। कौन ऑफर करेगा, सेलर ऑफर करेगा। और एक्सेप्टेंस कौन देगा, एक्सेप्टेंस इसकी देगा बायर। ऑफर के अंदर ऑफर कौन कर रहा है, सेलर ऑफर कर रहा है, और उसकी एक्सेप्टेंस कौन दे रहा है, उसकी एक्सेप्टेंस दे रहा है बायर। ऑन दी अदर हैंड अगर आप इनविटेशन टू ऑफर देखें, मैं इसको इनविटेशन टू ऑफर को ITO लिख देता हूं शॉर्ट में।
इनविटेशन टू ऑफर। अब इनविटेशन टू ऑफर के अंदर होता यह है कि सर जो ऑफर कर रहा है वो बंदा हमारा कौन कहलाता है? वो बंदा हमारा बायर होता है, ठीक है। और एक्सेप्टेंस देने वाला कौन होगा? एक्सेप्टेंस देने वाला होगा सेलर। समझिएगा बात। मैंने ये कहा कि ऑफर जो करने वाला बंदा है वो हमेशा सेलर होगा और एक्सेप्टेंस देने वाला बंदा बायर होगा। ये सिर्फ समझाने के लिए है, इसको सिचुएशन को अभी मैं चेंज करता हूं। और इनविटेशन टू ऑफर के अंदर ऑफर बायर कर रहा है और एक्सेप्टेंस कौन दे रहा है? एक्सेप्टेंस दे रहा है सेलर, ठीक। इसके कुछ एग्जांपल्स को समझ लेते हैं इनविटेशन टू ऑफर की। इनविटेशन टू ऑफर की सबसे पहली एग्जांपल अपने पास आप लिखें, विंडो डिस्प्ले शॉपिंग। सबसे पहली चीज, विंडो डिस्प्ले शॉपिंग। अब ये विंडो डिस्प्ले शॉपिंग क्या है? जब भी कभी आप मार्केट में जाते हैं और आप मार्केट में जाकर जब आप किसी भी दुकान पे देखते हैं, आपको कोई शर्ट पसंद आ गया, आपको कोई पैंट पसंद आ गई, आपको कोई शूज पसंद आ गया, आपको कोई ज्वेलरी पसंद आ गई, तो उस दुकान में अंदर कौन जा रहा होता है? उस दुकान के अंदर जाता है बायर। बायर जाकर उस बंदे को ऑफर करता है कि मैं ये शूज देखना चाहता हूं, मैं ये शूज खरीदना चाहता हूं। इसका मतलब अब ऑफर कौन दे रहा है? ऑफर दे रहा है बायर। इट मींस कि सर शॉपकीपर ने क्या किया था? शॉपकीपर ने सिर्फ व सिर्फ इनवाइट किया हुआ था। शॉपकीपर ने अपनी दुकान खोल दी और उसने डिस्प्ले कर दिया। उसके डिस्प्ले का मतलब या उसके डिस्प्ले का मकसद जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है कि हम आपको इनवाइट कर रहे हैं। इनविटेशन देना ऑफर नहीं है। अब ऑफर यहां पे कौन दे रहा है? ऑफर बायर दे रहा है और उसकी एक्सेप्टेंस कौन देगा? उसकी एक्सेप्टेंस सेलर देगा। अब अगर सेलर ये चाहे तो मना कर दे कि आपकी साइज का शर्ट पैंट ये चीजें नहीं है हमारे पास। सेलर चाहे तो आपसे कह दे कि हम आपको बेचना ही नहीं चाहते। सेलर चाहे तो आपको वो चीज दिखा दे, आप उससे खरीद लें और एक्सेप्ट कर ले आपकी ऑफर। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सेलर। इसका मतलब कि सेलर ने सिर्फ इनवाइट किया था, बायर ने ऑफर किया और सेलर ने उसके बाद क्या कर दी? उस ऑफर के ऊपर एक्सेप्टेंस दे दी। बात आ रही है समझ में? तो ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर में फर्क है। ऑफर जो है वो दूसरी चीज है और इनविटेशन टू ऑफर एक अलग चीज है। डन? तो सबसे पहली चीज अपने पास लिख लीजिएगा, विंडो डिस्प्ले शॉपिंग। विंडो डिस्प्ले शॉपिंग, ठीक है। अब सर इसमें एक और बात यह हो सकती है विंडो डिस्प्ले शॉपिंग के अंदर कि अगर मैं आपसे यह कह दूं कि सर सामने वाले बंदे ने उस पर प्राइस लगाई हुई है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक जगह पे जाता हूं और मुझे वहां पे एक ड्रेस बहुत पसंद आ जाता है। मैंने वो ड्रेस देखा और मैंने जो है वहां पे प्राइस टैग भी देख लिया। प्राइस टैग फॉर एग्जाम्पल उसके ऊपर लिखा हुआ है 4,000 रुपए। जब मैंने उस पे 4,000 रुपए का प्राइस टैग देखा, सर इसका मतलब अब सेलर ने मुझे ऑफर कर दिया है और मैं उसके पास जाता हूं और मैं अपनी एक्सेप्टेंस देता हूं कि ये सूट ये ड्रेस आप मुझे 4,000 रुपए में दे दें। बात आ रही समझ में? अगर सेलर ने किसी भी किस्म का कोई प्राइस टैग नहीं लगाया तो फिर जाके ऑफर कौन करता है? फिर ऑफर करता है बायर। और अगर सेलर ने किसी भी किस्म का कोई प्राइस टैग उसके ऊपर लगाया हुआ है, इसका मतलब कि अब ऑफर कौन कर रहा है? अब ऑफर कर रहा है सेलर। और एक्सेप्टेंस कौन देता है? फिर एक्सेप्टेंस देता है बायर। क्लियर करते हैं इस बात को, इस सिचुएशन को क्लियर करते हैं विंडो डिस्प्ले शॉपिंग की। इसमें हम दो चीजें निकाल लेते हैं, ठीक है।
either price is given or not given। या तो प्राइस दी हुई होगी, मेंशन्ड होगी, या प्राइस मेंशन्ड नहीं होगी। अगर प्राइस मेंशन्ड है तो फिर इसका मतलब ऑफर किसने कर दी? सेलर ने ऑफर कर दी। अगर प्राइस मेंशन है, अगर प्राइस मेंशन्ड है इसका मतलब सेलर ने ऑफर कर दी। और एक्सेप्टेंस फिर कौन देगा? फिर एक्सेप्टेंस देगा बायर। लेकिन अगर प्राइस गिवन नहीं है, प्राइस गिवन नहीं है, इसका मतलब सर ये सेलर की तरफ से सिर्फ और सिर्फ क्या है? इनविटेशन है। सिर्फ और सिर्फ सेलर की तरफ से क्या है? इनविटेशन है। बात आ रही है समझ में? इसे हम कहते हैं विंडो डिस्प्ले शॉपिंग। डन। दूसरी चीज इनविटेशन टू ऑफर के अंदर, दूसरी चीज, पहली चीज हमें समझ आ गई होगी, दूसरी चीज पे बात करते हैं। आप लोग साथ साथ अपने पास ये सारी बातें लिखते जाएंगे, ठीक है? क्योंकि लिखेंगे तो आपको याद रहेगी इंशाल्लाह। एडवर्टाइजमेंट, देखिए अक्सर व बेशतर हम देखते हैं कि हमारे यहां पे बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स हमें दिख रही होती हैं। जैसे कि प्रिंट मीडिया के थ्रू हमें एडवर्टाइजमेंट दिख रही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू हमें एडवर्टाइजमेंट दिख रही है, इंटरनेट के थ्रू हमें एडवर्टाइजमेंट्स दिख रही हैं, बहुत सारी हमें एडवर्टाइजमेंट्स दिख रही होती हैं। सर एडवर्टाइजमेंट्स एक्चुअली होती क्या है? एडवर्टाइजमेंट्स एक्चुअली जस्ट एन इनविटेशन। एडवर्टाइजमेंट सिर्फ और सिर्फ क्या है? सिर्फ और सिर्फ इनविटेशन है, ऑफर नहीं है, ठीक है? जब एडवर्टाइजमेंट मैं देखता हूं तो मैंने देखा कि यार इतना बेहतरीन किस्म का ये शैम्पू है, इतना बेहतरीन किस्म का ये पिज्जा है, मैंने कहा यार मुझे जाना चाहिए और इसको खाना चाहिए, ठीक है? शैम्पू को ऑफिस बातें नहीं खाएंगे, शैम्पू को यूज करना चाहिए या पिज्जा को खाना चाहिए। तो हमने क्या किया? हम चले गए कहां पर? हम चले गए एक्चुअली उस दुकानदार के पास जो वो पिज्जा बेचता है। फॉर एग्जाम्पल पिज्जा हट पे चला गया मैं। जब मैं पिज्जा हट पे गया तो मैंने ये देखा कि भाई वहां पर एक प्राइस मेंशन्ड है पहले से। तो इसका मतलब सर अब पिज्जा हट वाले क्या कर रहे हैं? पिज्जा हट वाले ऑफर कर रहे हैं और मैं जाके उनको अपनी एक्सेप्टेंस दूंगा। लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है कि सर एडवर्टाइजमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ इनविटेशन टू ऑफर है, और जो उन्होंने दुकान खोली हुई है और उस पे वो जो उन्होंने प्राइस टैग लगाया हुआ है, इसका मतलब सर वो चीज क्या है? वो चीज हमारी ऑफर है और सामने वाला बंदा अब क्या कर रहा होगा? सामने वाला बंदा आपको एक्सेप्टेंस दे रहा होगा। यानी एडवर्टाइजमेंट इज एन इनविटेशन टू ऑफर। मैं यहां पे लिख रहा हूं एडवर्टाइजमेंट क्या है? इनविटेशन टू ऑफर है। हम जब पिज्जा हट पे गए, पिज्जा हट क्या है? पिज्जा हट हमें क्या कर रहा है? ऑफर। और बायर ने क्या कर दिया? बायर ने देनी है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस किस तरह से देनी है? कि हाँ भाई आप एक काम करें, आप इतने इतने पिज्जा हमारे लिए विद कोल्ड ड्रिंक ये हमारे लिए लेकर आ दें। बात आ रही है समझ में? तो इसका मतलब एडवर्टाइजमेंट इज एन इनविटेशन टू ऑफर। अब हम फॉर एग्जांपल कहीं पे भी एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, हम बिलबोर्ड्स देख रहे हैं, हम पैम्फलेट्स देख रहे हैं, ये सब कुछ क्या है? इनविटेशन टू ऑफर है कि आप हमारे यहां पर आए, हमारे यहां पे हमारी कॉलेज में, हमारी यूनिवर्सिटी में, हमारी स्कूल में एडमिशन ले लें, आप हमारे यहां पर आए और हमारा ये वाला सोडा ट्राई कर लें। इसका मतलब ये सारी चीजें क्या है? ये सब कुछ इनविटेशन टू ऑफर है। हम उनके पास जाते हैं, अगर प्राइस टैग वहां पे नहीं है तो हम जाके ऑफर करते हैं, अगर प्राइस टैग मेंशन्ड है इसका मतलब सर उन्होंने ऑफर कर दी, हम उनको जाके सिर्फ सिर्फ एक्सेप्टेंस दे रहे होते हैं। बात आ रही है समझ में?
डन, लिख लें अपने पास आप लोग। ठीक है बेटा, तो आपको बात समझ आ गई है इसका मतलब। तो इनविटेशन टू ऑफर के बाद, इनविटेशन टू ऑफर के अंदर ही हम एक और चीज डिस्कस कर रहे हैं, तीसरी चीज। ठीक है, एक तीसरी चीज भी हम डिस्कस करते हैं इनविटेशन टू ऑफर के बारे में। पहली विंडो डिस्प्ले शॉपिंग, दूसरी एडवर्टाइजमेंट, तीसरी तीसरी चीज क्या है? अवेलेबल फॉर रेंट, ठीक है, या अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है, अक्सर और बेशतर हम देखते हैं कि सर बहुत सारी चीजें बेचने के लिए होती हैं। हम फॉर एग्जाम्पल कुछ कार्स देखते हैं, उन कार्स के पीछे लिखा होता है अवेलेबल फॉर सेल। इसका मतलब सर वो कार तो जा रही है ये लिखकर, वो शो क्या कर रहे हैं कि ये क्या है, हमारी तरफ से इनविटेशन है। अगर आप चाहते हो, आप देखने आना चाहते हो, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, आप अपनी ऑफर दे दो। तो अब ऑफर दे कौन रहा है? अब ऑफर दे रहा है बायर, और एक्सेप्टेंस कौन दे रहा है? एक्सेप्टेंस दे रहा है सेलर। हमने कॉल किया ना आपको, हमने आपसे मालूम किया कि भैया ये कार कितने की है, क्या है, हम आपसे मालूम कर रहे हैं। इसका मतलब हम आपको ऑफर कर रहे हैं कि हम आपकी कार खरीदना चाहते हैं, आप ये कार कितने में बेच रहे हैं। तो ऑफर अब किसकी तरफ से हो रही है? अब ऑफर बायर की तरफ से हो रही है। इसी तरह रेंट अ कार का एक बोर्ड लगा हुआ है, आप चले जाते हैं वहां पे। सर जब आप रेंट अ कार के शोरूम पे जाते हैं तो आपको यह पता लगता है कि उन लोगों ने क्या किया है, उन्होंने वो जो बोर्ड लगाया है, इट्स जस्ट एन इन्विटेशन टू ऑफर। आप जाकर वहां पे क्या करते हैं? आप जाके वहां पे ऑफर कर रहे होते हैं, और सामने वाली पार्टी क्या करेगी? सामने वाली पार्टी एक्सेप्टेंस दे रही होगी। बात आ रही है समझ में? सर हम किसी रेस्टोरेंट में चले आते हैं, किसी रेस्टोरेंट के अंदर अगर कोई प्राइस टैग नहीं है, इसका मतलब ऑफर बायर कर रहा है और एक्सेप्टेंस उसके बदले में कौन दे रहा है? एक्सेप्टेंस उसके बदले में दे रहा है सेलर। डन, लिखें इस बात को। चौथी चीज फिर अपने पास लिखिएगा, ऑक्शन सेल। ऑक्शन सेल, अब इस बात को समझते हैं। ऑक्शन का मतलब क्या होता है? नीलामी। ऑक्शन मींस नीलामी। ऑक्शन के अंदर एक वर्ड यूज होता है अक्सर व बेशतर, वो वर्ड होता है बिड। बिड, बिड मींस बोली लगाना, ऑक्शन मींस नीलामी करना। ठीक है, नीलामी या ऑक्शन जो है वो या तो सेलर कर रहा होगा, या सेलर का रिप्रेजेंटेटिव कर रहा होगा, या सेलर के बिहाफ पर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल कर रहा होगा। ठीक है, ऑक्शन कर रहा होगा कोई भी बंदा। जो बंदा ऑक्शन कर रहा होता है वो पर्सन एक्सेप्टेंस देता है,
और जो बाकी पार्टी होती है जिन्होंने अपनी सीट्स रिजर्व करवाई हुई होती हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सिर्फ और सिर्फ बोली लगाते हैं, यानी ऑफर लगाते हैं, और जो फॉल ऑफ हैमर करता है सर, वो बंदा क्या कर रहा होता है, वो बंदा अपनी एक्सेप्टेंस दे रहा होता है। बात समझते हैं। हुआ क्या, एक ऑक्शन अरेंज हुई, उस ऑक्शन में मैंने अपनी सीट रिजर्व करवाई, मैंने अपनी पार्टिसिपेशन वहां पे दिखा दी कि मैं उस ऑक्शन में आना चाहता हूं, मैं एज अ बायर जा रहा हूं, इसका मतलब मैं वहां पे जाके बोली लगाऊंगा, मैं वहां पे बिड लगाऊंगा, इट मींस कि सर मैं ऑफर करने जा रहा हूं। और एक बंदा जो कि ये काउंट कर रहा है 5 लाख रुपए, 1, 5 लाख 2, 5 लाख 3, वो हैमर, फॉल ऑफ हैमर जो कर रहा है, इसका मतलब सर वो 3 हैमर फॉल करने के ऊपर उसने अपनी एक्सेप्टेंस देनी है। तो वो एक्सेप्टेंस दे कौन रहा है, वो एक्सेप्टेंस आपका सेलर दे रहा है एक्चुअली। और बायर ने क्या किया है सर, बायर ने एक्चुअली ऑफर दी है बिड के थ्रू। ठीक है, अब आपसे एक सवाल पूछते हैं। अज्यूम करें एक बंदा है, वो रहता है ऑस्ट्रेलिया में। सुनिएगा, ये आपसे सवाल है। एक बंदा रहता है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, और एक ऑक्शन हो रही है कराची में। कराची में क्या हो रही है, एक ऑक्शन। बंदा कहां रहता है, ऑस्ट्रेलिया में। उस बंदे ने ये देखा कि यार कराची में जो ऑक्शन हो रही है, मुझे उसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि ये मेरे मुताबिक फर्नीचर है जो ये ऑक्शन में बेच रहे हैं, और मुझे ऑस्ट्रेलिया में वैसा ही फर्नीचर चाहिए, उसी वुड का चाहिए जो यहां पे नीलाम हो रहा है। ठीक सर, इस बंदे ने देखा कहां पे था, इस बंदे ने ये ऑक्शन देखी थी फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर के अंदर। इसने कहां पे देखा, न्यूज़पेपर में। जब इस बंदे ने न्यूज़पेपर में इस ऑक्शन के बारे में देखा, तो इसने अपनी फ्लाइट बुक करवाई और इसने कहा कि मैं वहां पहुंचूंगा, वहां पे एक दिन रहूंगा और उसके बाद ऑक्शन में पार्टिसिपेट करूंगा। ये बंदा ऑस्ट्रेलिया से कराची पहुंच गया, इसका अराइवल हो गया कराची में। ये एक दिन 5 स्टार पीसी होटल में ये रुका रहा। पता लगा कि ये जो ऑक्शन करवाने वाले जो लोग हैं, उन्होंने उस ऑक्शन को क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया, ऑक्शन कैंसिल कर दी, बोला भाई ऑक्शन नहीं करवा रहे। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर क्या ये लोग जो इन्होंने ऑक्शन करवानी थी और अब इन्होंने अपनी ऑक्शन से विड्रॉ करवा लिया है, क्या सर ये ऑस्ट्रेलिया वाला बंदा इनसे एक्सपेंसेस क्लेम कर सकता है, यस और नो? कि मतलब वो बंदा अपनी फ्लाइट लेकर ऑस्ट्रेलिया से कराची आया, फिर वो एक दिन कराची में रुका, खाया पिया, अपने ऑस्ट्रेलिया का बिजनेस छोड़ के आया है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर। इसका मतलब सर जितने एक्सपेंसेस किए, जितने लॉस किए, क्या वो सारे के सारे उस कराची के बंदे से ये रिकवर कर सकता है? द आंसर इज नो। कि ऑक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इन्विटेशन टू ऑफर है, हमारी तरफ से ऑफर नहीं है। और आप न्यूज़पेपर के थ्रू आए हैं, सर न्यूज़पेपर के थ्रू जो एडवर्टाइजमेंट हुई वो भी सिर्फ और सिर्फ इन्विटेशन टू ऑफर थी, वो ऑफर नहीं थी। वो सिर्फ और सिर्फ क्या थी, इन्विटेशन टू ऑफर थी, वो ऑफर नहीं थी। तो इसका मतलब सर इन्विटेशन टू ऑफर हमने किया था, हमने आपको सिर्फ इनवाइट किया था। ऑफर आप देते, कौन देता? ऑस्ट्रेलिया वाला बंदा देगा ऑफर। ऑस्ट्रेलिया वाला बंदा जब ऑफर करेगा कराची वाले बंदे को, तो हम एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन देंगे। अभी तो आप एक्सेप्टेंस के उसमें ही नहीं है, आपकी पोजीशन ही नहीं बन रही एक्सेप्टेंस की। तो सर आप क्या हैं? ऑस्ट्रेलिया वाला बंदा आकर बिड देता तो ये लोग एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन देते। अब यहां पर सर ये लोग किसी भी किस्म की
क्लेम नहीं कर सकते, ना डैमेजेस ना एक्सपेंसेस। ऑस्ट्रेलिया वाला बंदा जो है वो कोई भी एक्सपेंसेस या डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता कराची के ऑक्शनर्स से। गॉट मी पॉइंट? क्योंकि कराची वालों ने सिर्फ और सिर्फ इनवाइट किया था, ऑफर नहीं किया था। लिखें इसको अपने पास। ठीक है। और इनविटेशन टू ऑफर के बारे में एक बात याद रख लें कि इनविटेशन टू ऑफर को इनविटेशन टू ट्रीट भी कहा जाता है। अक्सर और बेशतर इसको इनविटेशन टू ट्रीट भी कहा जाता है, इनविटेशन टू ऑफर को। डन? बात समझ आ गई है? ठीक है। ये हमारा इनविटेशन टू ऑफर का टॉपिक खत्म हो गया है। ठीक। अब हम बात ये करते हैं, देखिए पहले हमने बात की ऑफर की डेफिनेशन क्या है। हमने आपसे ये कहा जहां पे दो पार्टीज का होना जरूरी है और दोनों पार्टीज जो है वो उनकी कंसेंट हमें लेनी होती है कि मैं ये ऑफर आपको इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं आपकी रजामंदी हासिल कर सकूं। याद आ रही है बातें? फिर हमने टाइप्स ऑफ ऑफर की बात की, फिर हमने बात की कि ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर दोनों अलग अलग हैं। फिर अब हम बात करने जा रहे हैं कि सर एक अच्छी ऑफर के एसेंशियल्स क्या होते हैं। एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। अपने पास आप एक हेडिंग लिखिएगा, एसेंशियल्स essentials of a valid offer। ठीक है, यहां देखते हैं। अब यहां एक वर्ड है वैलिड। देखिए वैलिड का मतलब वो चीजें जो कि लॉ की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हो, जिसके सारे एसेंशियल्स पूरे हो रहे हो, उसे हम कहते हैं वैलिड। वैलिड मींस which is according to the requirement of the law or which fulfills all the essentials of a offer। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे वैलिड ऑफर। एक ऐसी ऑफर जिसमें लॉ की सारी रिक्वायरमेंट्स उस ऑफर के अंदर पूरी हो रही हो, उसे हम वैलिड ऑफर कहते हैं। एसेंशियल्स का मतलब क्या है? एसेंशियल्स का मतलब होता है जरूरी, कंपलसरी। ठीक है, कि ये चीजें होनी चाहिए। एक अच्छी ऑफर का इन्होंने आपको एक बेंचमार्क बता दिया कि भाई ये चीजें हैं, अगर ये चीजें होंगी इसका मतलब एक अच्छी ऑफर हो सकती है। ठीक है, मतलब ऑफर कानून के लिहाज से है। डन? सबसे पहली चीज कि सर एक वैलिड ऑफर के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। तो नंबर 1 सर सबसे पहली चीज है कि यहां पर 2 पार्टीज होनी चाहिए। यहां क्या होना चाहिए? 2 पार्टीज का होना लाजमी है। 2 पार्टीज। क्या सर कभी भी कोई बंदा अपने आप को ऑफर कर सकता है? द आंसर इज नो। आप याद करें जब हम ऑफर की डेफिनेशन को रीड कर रहे थे तो हमने आपसे क्या कहा था कि सर एक बंदा दूसरे बंदे को कम्युनिकेट करता है ऑफर। इसका मतलब सर अगर मैं शीशे के सामने खड़ा हो जाऊं और मैं मिरर के सामने होकर मैं ये कह दूं कि यार मैं अपने आप को ऑफर करता हूं और मैं खुद ही उसका जवाब दे दूं कि हां मुझे ये ऑफर कबूल है, इसका मतलब सर क्या ये ऑफर वैलिड हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती।
तो ऑफर के लिए सबसे अहम चीज क्या है कि यहां पर कितनी पार्टीज होंगी? ऑफर के लिए हमेशा 2 पार्टीज का होना जरूरी है, क्योंकि एक ऑफरर जो ऑफर दे रहा है, दूसरा ऑफरी जिसको ऑफर किया जा रहा है। ठीक, लिखते जाइएगा अपने पास। डन हो गया? दूसरी चीज है हमारे पास ऑफर डेफिनेट एंड क्लियर होनी चाहिए। ऑफर क्या होनी चाहिए? हमेशा डेफिनेट एंड क्लियर होनी चाहिए। डेफिनेट एंड क्लियर का मतलब क्या हो सकता है? देखें, अगर मैं आपसे कहूं कि हम जो आपको ऑफर कर रहे हैं उसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें कंफ्यूज कर रही हैं, तो वो एक अच्छी ऑफर की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हो सकती। ऑफर वो होनी चाहिए जिसमें हर चीज एब्सोल्यूट हो, हर चीज सर्टेन हो, हर चीज क्रिस्टल क्लियर हो। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कि ऑफर डेफिनेट एंड क्लियर है। ठीक, मैं आपसे यह कहूं कि यार मेरे पास एक सूटकेस है और वो सूटकेस आप खरीद लो, उसके अंदर कपड़े भी हो सकते हैं, उसके अंदर फ्रूट्स भी हो सकते हैं, उसके अंदर वेजिटेबल्स भी हो सकते हैं, और आप उसके बदले में मुझे पैसे दे देना। इसका मतलब कि सर यहां पर ऑफर क्या है? अनसर्टेन। यहां ऑफर डेफिनेट नहीं है, यहां ऑफर क्लियर भी नहीं है कि अंदर क्या निकलेगा। अंदर या तो ड्रेसेस निकलेंगे या कुछ भी नहीं निकलेगा, या माइट बी पॉसिबल सर इसके अंदर से फ्रूट्स निकल आए या वेजिटेबल्स निकल आए। तो ऑफर होनी क्या चाहिए? ऑफर हमेशा क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। ठीक, एक और एग्जांपल ले लें। एक और एग्जांपल अज्यूम करें मेरे पास 2 बाइक्स हैं। 2 बाइक्स, एक बाइक है सुजुकी 150 और एक है यामाहा 250 सीसी। ठीक है, सीसी। अब फर्ज कर लें फॉर एग्जाम्पल एक की कीमत है 250 के और दूसरे की कीमत है 350 के। मैंने आपसे कहा कि यार मैं अपनी बाइक बेच रहा हूं। आपने पूछा मुझसे कितने की? मैंने आपसे कहा यार 260 के की। कितने की बेच रहा हूं? 260 के की। आप क्या समझ रहे हैं कि मैं कौन सी बाइक बेच रहा हूं? आप समझ रहे हैं कि मैं यामाहा बाइक बेच रहा हूं क्योंकि मैं आपका दोस्त हूं। लेकिन एक्चुअल में मैं जो बाइक बेच रहा हूं या जो मेरे दिमाग में बात चल रही है वो कौन सी कि मैं आपको सुजुकी 150 बेचूंगा। कितने की? 2,60,000 रुपए की। अब आते हैं मेरे पास, आपने मुझसे कहा कि यार मैं 2 दिन में आता हूं, आपको पेमेंट करता हूं और आपसे बाइक लेके जाता हूं। आप 2,60,000 रुपए लेके मेरे पास आ गए। मैंने आपको कीज दे दी, आपको चाबी दे दी, किसकी? सुजुकी 150 की। आपने मुझसे क्या कहा? यार मैं तो समझा कि आप मुझे सुजुकी यामाहा 250 बेच रहे हैं, लेकिन आपने मुझे क्या बेच दी? आपने मुझे सुजुकी 150 बेच दी। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट हुई क्यों? ये कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट हुई कि ऑफर जब भी कभी क्लियर नहीं होगी, जब भी कभी टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर नहीं होंगी, तो ऑटोमेटिकली सर कभी भी सिचुएशन जो है वो सेट नहीं हो सकती। तो ऑफर वैलिड होने के लिए सबसे जरूरी क्या है? टर्म्स कंडीशंस क्लियर हो। जैसे कि मैं आपको अगर यह बता दूं कि यार मैंने आपसे कहा हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कोई ऑफर हो रही है, मैं आपसे कह रहा हूं कि देखें भाई
मैं आपकी फैक्ट्री पर, जो कि फैसलाबाद में है, जो कि इस्लामाबाद में है, या जो कहीं पर भी है, मैं आपकी फैक्ट्री पर माल पहुंचा दूंगा, ठीक है, इस टाइम पे पहुंचा दूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने टाइम, डेट, सब कुछ आपको बता दिया है। मेरा मोड ऑफ डिलीवरी ये होगा, मैं इस तरीके से आपको डिलीवर करूंगा। सारी चीजें मैंने ऑफर करते वक्त क्या कर दी, आपको क्लियर कर दी। जब भी कभी आपको सारी चीजें क्लियर कर दी जाएं, इट मीन्स कि सर हमारा वैलिड ऑफर का एसेंशियल क्या हो गया, पूरा हो गया है। गॉट माय पॉइंट? तो एक अच्छी ऑफर के लिए क्या जरूरी है कि सर सिचुएशन, चीजें क्लियर होनी चाहिए, बातें क्लियर होनी चाहिए ऑफर करते वक्त। गॉट माय पॉइंट? लिखें इसको। बात आ गई है समझ में? तीसरी चीज है हमारे पास, तीसरी चीज क्या है? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ये समझते हैं। इंटेंशन का मतलब क्या? इरादा। ठीक है, मेरा इरादा क्या है, मेरा मकसद क्या है, मैं किस वजह से ये काम करना चाह रहा हूं। ठीक है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। अब ये लीगल रिलेशनशिप को समझते हैं। देखिए, लॉफुल रिलेशनशिप जब ही कायम हो सकता है जब दोनों पार्टीज की कोई ना कोई ऑब्लिगेशन मौजूद हो, दोनों पार्टीज की। अगर दोनों पार्टीज की कोई जिम्मेदारी नहीं है, किसी किस्म की कोई ड्यूटी नहीं है दोनों पार्टीज की, इसका मतलब सर इन दोनों पार्टीज के बीच में लीगल रिलेशनशिप मौजूद नहीं है। तो दोनों पार्टीज के बीच में होना क्या चाहिए? लीगल रिलेशनशिप मौजूद होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए मिस्टर बी को जॉब पे रखते हैं और जॉब के टाइमिंग क्या है? सुबह 9 to 5। मिस्टर ए ने कहा मिस्टर बी को कि तुम मेरे पास एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में आ जाओ और मैं तुम्हें उसके बदले में 20,000 रुपए पे करूंगा। अब अगर आप देखें तो मिस्टर ए की ड्यूटी क्या है? 20,000 रुपए पे करना। और मिस्टर बी की ड्यूटी क्या है? उसके लिए काम करना 9 से 5 बजे तक। इसका मतलब दोनों की कोई ना कोई ऑब्लिगेशंस, कोई ना कोई ड्यूटी, कोई ना कोई जिम्मेदारी मौजूद है। यहां पर ए की जिम्मेदारी पैसे देना, बी की जिम्मेदारी 9 to 5 जॉब करना उसके पास। तो सर इसका मतलब इनके बीच में क्या क्रिएट हुआ है? इनके बीच में लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हुआ है। किनके बीच में? ए और बी के बीच में। तो ये एक वैलिड ऑफर है। तो वैलिड ऑफर के लिए जरूरी क्या है कि दोनों पार्टीज की कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, दोनों पार्टीज की कोई ना कोई ड्यूटी हो, कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो इसका मतलब कि सर क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक पार्टी की जिम्मेदारी हो और दूसरी पार्टी की कोई जिम्मेदारी ना हो? तो क्या सर ये वैलिड ऑफर नहीं होगी? बिल्कुल नहीं। एक पार्टी की फॉर एग्जाम्पल कोई जिम्मेदारी है और दूसरी पार्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसका मतलब सर इनके बीच में किसी किस्म की कोई वैलिड लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हुआ। तो सर ये क्या होता है? इसे हम कहते हैं सोशल रिलेशनशिप। क्या कहते हैं?
क्या कहते हैं भाई? सोशल रिलेशनशिप कहते हैं कि एक पार्टी की तो कोई जिम्मेदारी हो लेकिन दूसरी पार्टी की कोई जिम्मेदारी ना हो, तो सर इसका मतलब ये लीगली तौर पे इन्फोर्सेबल नहीं है, ऐसी ऑफर नहीं कहलाएगी, ये ऑफर वैलिड नहीं होगी, आप कोर्ट में जाके कुछ भी नहीं कर सकते। समझे बात? अज्यूम करें मिस्टर ए और मिस्टर एज वाइफ, ए की बीवी। मिस्टर ए क्या कहता है? ए कहता है कि भाई मैं तुम्हें डायमंड रिंग गिफ्ट करूंगा। ये अपनी बीवी से क्या कह रहा है कि मैं तुम्हें डायमंड रिंग गिफ्ट करूंगा हर एनिवर्सरी पे। वाइफ जो है वो बहुत ही खुश, लेकिन मिस्टर ए जो है वो 1 साल गिफ्ट करता है, 1 एनिवर्सरी पे गिफ्ट किया, 2 एनिवर्सरी पे गिफ्ट किया, तीसरी एनिवर्सरी पे गिफ्ट करने से मना कर देता है कि मैं आपको गिफ्ट नहीं करूंगा। सवाल यह है, क्या मिस्टर ए की वाइफ कोर्ट में जा सकती है? कोर्ट क्या कहेगा? ये आप दोनों का मसला है, आप दोनों ही निपटा लो, क्योंकि ऐसी चीजें कोर्ट में नहीं आ सकती, क्योंकि यहां पर ऑब्लिगेशन सिर्फ और सिर्फ सिंगल पार्टी की है, यहां ऑब्लिगेशन 2 पार्टीज की नहीं है। जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ किसकी है? मिस्टर ए की, शौहर की सिर्फ जिम्मेदारी है, बीवी की यहां पे कोई जिम्मेदारी दिख ही नहीं रही। तो कोर्ट क्या कहेगा कि भाई यहां पे बीवी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसका मतलब कि सर आप केस नहीं कर सकते। एक और एग्जांपल ले लें, अज्यूम कर लें अब अगर वाइफ कह दे कि भाई मैं आपको बेहतरीन खाना बना के खिलाऊंगी, बेहतरीन खाना बना के खिलाऊंगी, अब अगर वो खाना बना के आपको नहीं खिला रही, तो क्या सर मैं उसके ऊपर अब केस कर सकता हूं? नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पे जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ किसकी दिख रही है? सिर्फ ऑब्लिगेशन वाइफ की दिख रही है, शौहर की तरफ से कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। लेकिन हम अगर ऐसा करें, हम अगर ऐसा कर दें, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए एक सर्वेंट को रखता है अपने घर में, ठीक है, या अपने घर में एक शेफ को रखता है। मिस्टर ए ने क्या किया? अपने घर में एक शेफ को रख लिया, और मिस्टर ए ने शेफ से कहा कि भाई मैं तुम्हें 30,000 रुपए दूंगा, तुम खाना बना के दिया करो मुझे। तो अब यहां पे ए की जिम्मेदारी क्या है? 30,000 रुपए देना, और शेफ की जिम्मेदारी क्या है? सर 3 टाइम बेहतरीन खाना बना के खिला दें। अब अगर मिस्टर ए केस करना चाहता है, अगर शेफ खाना बना के नहीं दे रहा, तो क्या मिस्टर ए उसके ऊपर केस कर सकता है? हां बिल्कुल कर सकता है। अगर शेफ खाना बना के नहीं दे रहा, तो इसका मतलब सर शेफ के ऊपर हम केस कर सकते हैं, क्योंकि सर हम उसको पैसे दे रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी खाना बना के देनी है, मेरी जिम्मेदारी पैसा देना है। लेकिन अगर आप बीवी वाला केस देखें, तो सर बीवी वाले केस के अंदर ऐसी कोई जिम्मेदारी है ही नहीं, वाइफ खाना बना के दे रही है, आपकी तरफ से उसे कुछ भी नहीं मिल रहा। तो लॉ क्या कहता है? ये चीजें आप आपस में खुद ही निपटा लें भाई। बात आ रही है समझ में? तो इसे हम कहते हैं कि सर जहां पर दोनों पार्टीज की कोई ना कोई ऑब्लिगेशन होगी, इसका मतलब सर वहां पर लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होगा, अदरवाइज लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हो सकता। एक और एग्जांपल ले लें, मैं अगर आपसे यह कह दूं कि भाई मैं आपको खाना खिला रहा हूं, आपको ट्रीट दे रहा हूं, मैंने आपसे क्या कहा कि भाई ये 50 लोग हैं, इन 50 लोगों को मैं ट्रीट दे रहा हूं। अब अगर हो ऐसा कि ये 50 जो लोग हैं, सर ये बेहतरीन किस्म का सूट खरीदें, बेहतरीन मेकअप कर लें, बाल वाल सेट करा लें, लड़के जो है वो फेशियल वेशियल करवा लें, लड़कियां जो है वो पार्लर चली जाएं, सब ने खर्चा कर लिया।
खर्चा करके जब आप सब पहुंचे, आप मुझे कॉल कर रहे हैं, मैं आपका कॉल नहीं रिसीव कर रहा, तो क्या सर आप मेरे ऊपर केस कर सकते हैं? द आंसर इज नो। जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ कितने लोगों की थी? सिर्फ मेरी। मैं आपके लिए कर रहा था कुछ, आप मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रहे थे। तो इट मींस लॉ क्या कहता है कि सर रिलेशनशिप लीगल कब होगा? लीगल रिलेशनशिप हम कहेंगे किसको? जहां पर दोनों पार्टीज की कोई ना कोई ऑब्लिगेशन मौजूद होगी, दोनों पार्टीज की कोई ना कोई जिम्मेदारी होगी, तो लीगल रिलेशनशिप बनेगा, अदरवाइज लीगल रिलेशनशिप नहीं बनेगा। और लीगल रिलेशनशिप की जो ऑफर होगी सर, वो बाइंडिंग ऑफर होगी, वो एसेंशियल होगा वैलिड ऑफर का। बात समझ आ रही है? लिख लें अपने पास इस बात को। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। तो एक वैलिड ऑफर के लिए ज़रूरी क्या है कि सर हमारी इंटेंशन हो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने की। ठीक है? लीगल रिलेशनशिप का मतलब ये होता है जहां दोनों पार्टीज की कोई ना कोई ऑब्लिगेशन होगी तो वो ऑफर वैलिड होगी, अदरवाइज वो ऑफर वैलिड नहीं हो सकती। सिंपल सी बात ये थी कि दोनों पार्टीज की ऑब्लिगेशन होनी चाहिए। अगर एक पार्टी की ऑब्लिगेशन होगी तो वो वैलिड ऑफर नहीं होगी। ठीक? देन वी हैव कम्युनिकेशन टू ऑफरी। इसके बाद क्या है हमारे पास? कम्युनिकेशन टू ऑफरी। यहां लिखता हूं मैं चौथी चीज, कम्युनिकेशन टू ऑफरिंग। अब इसको समझें। ऑफर जो है वो कम्युनिकेट होना जरूरी है सामने वाली पार्टी को। अगर ऑफर कम्युनिकेट नहीं होती किसी भी पार्टी को, इसका मतलब सर वो वैलिड ऑफर नहीं हो सकती। एक वैलिड ऑफर के लिए जरूरी क्या है कि सर ऑफर हमेशा क्या हो जानी चाहिए? कम्युनिकेट हो जानी चाहिए। किसे कम्युनिकेट हो जानी चाहिए? ऑफरी को कम्युनिकेट हो जानी चाहिए। किसकी तरफ से? ऑफरर की तरफ से। ठीक है सर, अगर ऑफर जो है वो बाकी सबको पता है और उस पार्टी को नहीं पता जिसके लिए ऑफर की गई है, तो क्या सर ये वैलिड ऑफर मानी जाएगी? ये वैलिड ऑफर नहीं मानी जाएगी। उस पार्टी को कम्युनिकेट होना लाजमी है जिसके लिए ऑफर है। इसे हम कहते हैं ना कि जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। मतलब सबको पता है कि आप उसे पसंद करते हैं, लेकिन उसी को नहीं पता कि आप उसे पसंद कर रहे हैं। तो ऑफर वैलिड कब होगी? जब आपकी ऑफर कम्युनिकेट होगी। अगर ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुई तो वो वैलिड ऑफर नहीं हो सकती। ठीक है सर, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं कभी दिल ही दिल में किसी को कोई ऑफर कर दूं तो क्या सर वो वैलिड ऑफर कहलाएगी? नहीं सर। आपने दिल ही दिल में सोच लिया कि मैंने ऑफर कर दी और सामने वाले बंदे को कम्युनिकेट हो गई, तो ऐसी ऑफर वैलिड नहीं होगी। ठीक है, तो वैलिड ऑफर के लिए हमेशा जरूरी क्या है कि सर वो ऑफरी को कम्युनिकेट हो जानी चाहिए। वैलिड ऑफर के लिए जरूरी क्या है कि वो ऑफरी को कम्युनिकेट हो जानी चाहिए। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वैलिड ऑफर। ठीक है,
इसके बाद है हमारे पास कंडीशन इन ऑफर। कंडीशन इन ऑफर, देखिए कंडीशन इन ऑफर का मतलब क्या है, समझिए बात को। पांचवी चीज है एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर, आपको बता रहा हूं कंडीशन इन ऑफर का मतलब। देखिए ऑफर करते वक्त आप कोई सी भी कंडीशन बता सकते हैं, कोई सी भी कंडीशन, जैसे कि जिस तरह मैंने आपको ये चीज बताई उसी तरीके से आपने बतानी है, ये कंडीशन इन ऑफर हो सकती है। अज्यूम करें आप गए एक डॉक्टर के पास, ठीक है, डॉक्टर ने आपसे कहा कि यार आपकी तबीयत खराब है, आप एक काम करें, एक एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दें। आपने कहा ठीक है डॉक्टर साहब बता दें कौन सी एंटीबायोटिक। डॉक्टर ने आपसे कहा कि भाई आप ये XYZ एंटीबायोटिक ले लें और इस एंटीबायोटिक को आप दिन में 3 टाइम खा लीजिएगा। आपने पूछा डॉक्टर साहब कितने दिन खानी है, उन्होंने कहा 5 दिन खानी है आपको ये एंटीबायोटिक। आप हर चीज को कैलकुलेट करते हैं ना, क्योंकि आप अकाउंटेंट हैं, तो आप हर चीज को जो है वो कैलकुलेट करते हैं। डॉक्टर ने कहा 3 टाइम ये मेडिसिन खानी है और कितने दिन तक खानी है, 5 दिन तक। आपने उसी वक्त क्या किया, कैलकुलेशन स्टार्ट। आपने कहा 5 डेज मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स पर डे, टोटल कितना हो गया 15 टैबलेट्स। आपने टैबलेट्स क्या कर ली, 15 टैबलेट्स एक साथ खा ली और जिंदगी का जनाजा निकल गया। अब जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, क्या सर वो केस कर सकते हैं? वो बिल्कुल केस नहीं कर सकते हैं। हमने आपको जो कंडीशन या हमने आपको जो टर्म्स बताई थी सर, वो टर्म्स आपको फॉलो करनी थी, आप उन्हीं टर्म्स को फॉलो करेंगे। इसे हम कहते हैं कंडीशन इन ऑफर, कि हम जो भी आपको कंडीशन बता रहे हैं आपको उस कंडीशन को हूबहू क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऑफर करने वाला याद रखें कंडीशन लगा सकता है, कंडीशन बता सकता है, अपनी टर्म्स बता सकता है, लेकिन एक्सेप्टेंस देने वाला बंदा कभी भी अपनी टर्म्स नहीं बता सकता। अगर उसने अपनी टर्म्स बताई तो इसका मतलब वो काउंटर ऑफर हो जाएगी। ऑफर करने वाला अपनी टर्म्स या अपनी कंडीशंस बता सकता है, एक्सेप्टेंस देने वाले को हूबहू उस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो किसी भी किस्म की दूसरी टर्म्स या कंडीशंस नहीं बता सकता। अगर उसने बता दिया इसका मतलब सर उसने काउंटर ऑफर कर दिया है, और काउंटर ऑफर एक्चुअली रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफर है। बात आ रही है समझ में? तो कंडीशन इन ऑफर का मतलब क्या है कि जिस किस्म की भी हमने कंडीशन रखी है वो कंडीशन आपको क्या करनी पड़ेगी, एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। फर्ज कर लें एक बंदा है, वो जाता है इंटरव्यू पे नहीं, वो अपनी सीवी कहीं पे ड्रॉप करने गया और उसने वहां पे अपना ईमेल एड्रेस भी लिखा है, अपना फोन नंबर भी लिखा है, अपनी सारी चीजें लिख दी हैं उसने। लेकिन उसने आपको गाइडलाइन एक दे दी। वो उसने गाइडलाइन क्या दी, वो ये आपसे कहा कि देखिए भाई आप जब भी कभी मुझसे कांटेक्ट करना चाहेंगे तो आप मेरे ईमेल पे कांटेक्ट मत कीजिएगा, आप मुझे अपनी एक्सेप्टेंस जब भी देंगे आप मुझे कॉल पे दे दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी ईमेल इतनी यूज नहीं करता, तो मैंने आपसे क्या कहा कि आप मुझे अपनी एक्सेप्टेंस कैसे देंगे, आप मुझे अपनी एक्सेप्टेंस मुझे कॉल करके दे देंगे। इसका मतलब कि सर ये कंडीशन ऑफर करने वाले की थी, ऑफर करने वाले की तरफ से ये टर्म्स रखी गई थी, आपको उन टर्म्स को ऐसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कंडीशन इन ऑफर। गॉट माय पॉइंट? कंडीशन इन ऑफर लिख लें इसको। तो टर्म्स कौन क्रिएट कर सकता है? ओनली बाय द ऑफरर। कौन क्रिएट कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ ऑफरर क्रिएट कर सकता है टर्म्स। ऑफरी टर्म्स क्रिएट करेगा तो काउंटर ऑफर बन जाएगा।
ठीक है। नेगेटिव कंडीशन, इसके बाद एक और चीज है जिसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव कंडीशन या कंफर्मेशन। क्या कहते हैं हम, नेगेटिव कंडीशन या कंफर्मेशन। अब ये नेगेटिव कंडीशन या कंफर्मेशन हम किसे कहते हैं? देखिए, नेगेटिव कंडीशन या कंफर्मेशन के बारे में ये मशहूर है कि सर हम ये समझते हैं कि हमने आपको जो भी ऑफर की, अगर आपने वो इतने इतने दिनों में उसको एक्सेप्ट ना किया तो हम ये समझेंगे वो एक्सेप्टेड हो गई। ऐसी ऑफर नेगेटिव कंडीशन कहलाती है। एक्सेप्ट कुछ भी ना बोलना, कुछ भी ना बताने का मकसद ये होता है कि हमने वो चीज एक्सेप्ट नहीं की। ठीक है, समझते हैं बात। मैं आपके पास जॉब के लिए आया हूं। मैंने क्या किया, मैंने आपको अपनी सीवी दी और मैंने आपसे कहा कि अगर 5 दिनों के अंदर आपने मुझे कॉल नहीं किया जॉब की कंफर्मेशन का, तो मैं ये समझूंगा कि मेरी जॉब कंफर्म हो चुकी। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं नेगेटिव ऑफर या नेगेटिव कंडीशन या नेगेटिव कंफर्मेशन। क्या कहते हैं इसे हम? नेगेटिव कंडीशन कहते हैं कि सामने वाले बंदे को हमने एक ऑफर की, उसमें हमने एक नेगेटिव कंडीशन लगा दी कि भाई अगर आपने जवाब ना दिया तो मैं ये समझूंगा कि आपकी तरफ से हां है। आपने किसी को रिश्ता भेज दिया और आपने ये कह दिया कि अगर आप कोई जवाब नहीं देते तो हम ये समझेंगे कि हम परसों मुंह मीठा करने आ रहे हैं। ये क्या है? ये नेगेटिव कंडीशन है। ठीक है, मैंने आपको एक लैपटॉप बेचना है। मैंने कहा कि मेरे पास एक लैपटॉप रखा है, क्या आप खरीदना चाहते हैं? आपने कहा हम आपको बता देंगे। तो अगर मैं आपसे यह कह दूं कि भाई अगर आपने मुझे नहीं बताया तो मैं ये समझूंगा कि आप लैपटॉप खरीदना चाहते हैं और आपकी तरफ से मैं एक्सेप्टेंस काउंट कर लूंगा। गलत चीज हो जाएगी ना। तो नेगेटिव कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव कंडीशंस हम ये अज्यूम करते हैं, हम ये प्रिज्यूम्ड करते हैं कि सामने वाले बंदे ने हमारी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, इसे ये कहते हैं, लिख लें इस बात को, इफ इट इज नॉट एक्सेप्टेड इन स्पेसिफिक टाइम, इफ इट इज नॉट एक्सेप्टेड इन स्पेसिफिक टाइम, इट विल बी प्रिज्यूम टू हैव बीन एक्सेप्टेड। तो हम ये समझेंगे, हम ये फर्ज करेंगे कि ये चीज क्या हो चुकी, ये चीज एक्सेप्ट हो चुकी। अगर आपने इस टाइम पीरियड में एक्सेप्ट ना किया तो हम समझेंगे कि आप एक्सेप्ट कर चुके हैं। ये नेगेटिव कंडीशन है और नेगेटिव कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? एक और चीज अपने पास लिख लें इसके बाद, कॉन्ट्रैक्चुअल इंटेंशन। कॉन्ट्रैक्चुअल इंटेंशन कॉन्ट्रैक्चुअल इंटेंशन का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्चुअल इंटेंशन, देखिए ऑफर करते वक्त ना हमारी कॉन्ट्रैक्ट करने की इंटेंशन भी हो, इरादा भी हो। मैं इरादा भी करता हूं कि मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। हवा में ऑफर नहीं कर रहा, ऐसे ही ऑफर नहीं कर रहा। ऑफर करने के लिए सर मेरी इंटेंशन हो, मेरा ये इरादा हो कि मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, या लॉन्ग टर्म नहीं भी करता तो इस ट्रांजैक्शन के लिए जरूर आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं मैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल इंटेंशन। फर्ज कर लें, अगर मैं आपसे यह कहूं कि मैं आपको कोई ऑफर कर रहा हूं और ऑफर करने के बाद मैं खुद ही हंसने लग जाऊं,
जिससे ये शो हो रहा है कि सर मैं आपके साथ सिर्फ और सिर्फ मजाक कर रहा हूं और मैं आपके साथ किसी भी किस्म का कोई कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं करना चाहता, तो इसका मतलब सर ये वैलिड ऑफर नहीं होगी। एक वैलिड ऑफर का मकसद यह भी है कि सर मैं आपको ऑफर कर रहा हूं और मैं ये चाहता हूं कि मैं आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करूं। ठीक है, इसको हम इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप में भी ले सकते हैं कि हमारी इंटेंशन क्या है। हमारी इंटेंशन जो है सर वो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना है आपके साथ। हमारी इंटेंशन आपके साथ मजाक करना नहीं है। हम जो है वो आपको बेवकूफ नहीं बनाना चाहते। बात समझ आ रही है? तो एक ऐसी ऑफर जिसमें हम कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं उसे हम कहते हैं, इसे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, या इसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल इंटेंशन, कि हमारी कॉन्ट्रैक्ट करने की इंटेंशन है, हम कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, हम किसी भी किस्म से आपके साथ मजाक करना नहीं चाह रहे हैं। बात आ रही है समझ में? तो अगर आप देखें तो ऑफर की डेफिनेशन हुई, ऑफर के टाइप्स हुई, ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर में फर्क हुआ, और इसके बाद हमारे एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर हो गए। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऑफर के अंदर पहले डेफिनेशन, दूसरा हमने किया ऑफर की टाइप्स, तीसरा हमने किया ऑफर की एसेंशियल्स। ठीक, फिर इंशाल्लाह हम करेंगे ऑफर के रिवोकेशंस। हमें यह पता लग गया भाई ऑफर होती कैसे कैसे, अब ऑफर खत्म कैसे कैसे होती है यह भी तो पता होना चाहिए हमें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम रिवोकेशन ऑफ ऑफर देखेंगे। डन? थैंक यू सो वेरी मच, स्टे ब्लेस, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।